देखो तो बोल रहा Oh था। my god! I think no doubt, no query from nutrition in animal. Yeah, digestion in animal. Any query you have? No. All terms are clear. Now come to nutrition in plant. So first of all, nutrition we all know how plant is surviving. Certainly, the key point is what? Nutrition. So when the plant is being provided by the nutrients, then it is all nutrition परफॉर्म इन द प्लांट. ठीक है, जैसे हमने ह्यूमन में एनिमल्स में देखा था. तो व्हेन आई से न्यूट्रिशन इन प्लांट मीन्स फोटोसिंथेसिस. सबको पता है ये टर्म? फोटोसिंथेसिस. ठीक है, we all know the definition, I think right from the very earlier class. तो अच्छे से डिफाइन कैसे करोगे? इट इज द सेल्फ डूइंग सिस्टम बाय द ग्रीन प्लांट्स इन विच दे ट्रैप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर, क्लोज दैट बुक, एंड यूटिलाइज एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट हेयर्स विच हैज बीन कंडक्टेड अप टू लीफ. और लीफ में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वहाँ वो स्टोर्ड होता है वाटर. ठीक है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल व्हाट इज मेड? ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड फॉर्म C6H12O6, है ना. और वो क्या मोनोसेक्राइड it will remain as usual for nutrition. What happens? Converted immediately into starch, disaccharide form. अगर convert नहीं होगा तो क्या होगा? It will vaporize. चूंकि मोनोसेक्राइड फॉर्म जो है कार्बोहाइड्रेट का, जैसे ग्लूकोज, पानी में डालोगे तो क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा. तो इट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इज स्टोर्ड फॉर न्यूट्रिशन. ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई. और इस फोटोसिंथेसिस के क्रम में ऑक्सीजन इज रिमूव्ड आउट एज बाई प्रोडक्ट. नेचुरल है, वाटर एंड एनर्जी टू सम एक्सटेंट इज ऑल्सो रिलीज्ड आउट. तो आई हैव डिस्कस रिगार्डिंग द रिएक्शंस. लिखा था ना तुमने? हाउ रिएक्शंस इज बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड plus water in presence of sunlight and chlorophyll, it makes glucose monosaccharide form plus O2 and water. Energy is already hidden whether you write or not. ठीक है, तो ये क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस. लेकिन one process is very much required before start of the photosynthesis, जिसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. याद है? आई हैव टोल्ड इन अर्लियर क्लासेस. तो यहाँ पे देख लो, लिख लो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. इस मैकेनिज्म में एक प्रोसेस है फोटोलाइसिस. ठीक है, सबको पता है फोटोन इज पार्टिकल ऑफ लाइट. ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है? लिसन वेरी केयरफुली. कोई भी लीफ का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे होता है ना, ऑलमोस्ट. मतलब मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस लीफ लेमिना फेसिंग द सनलाइट डायरेक्ट, है ना. तो when the
light is falling over the surface of leaf, तो होता क्या है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, आफ्टर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी दे गेट एक्साइटेड, एवरी इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, समझ में आ रही है बात? दे गेट एक्साइटेड हाउ एंड व्हेन सनलाइट इज फॉलिंग ओवर द लीफ लेमिना, ठीक है, ये लीफ है, ठीक है, तो जैसे सनलाइट यहाँ फॉल करेगा, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल गेट एक्साइटेड, ठीक है, और केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन और फुलफिलिंग द ऑक्टेट कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दे ट्राई टू कम अप, याद आ रहा है कुछ? तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है आफ्टर गेनिंग एनर्जी दे ट्राई टू कम अप, और ये ड्यूरिंग कमिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जो वाटर था कहाँ पे था, अभी हमने बताया ना कि जो वाटर ट्रैप्ड है, एब्जॉर्ब्ड है, वो लीफ लेमिना में इंटरसेलुलर स्पेसेस में एक्युमुलेटेड होगा, ठीक है, स्टोर्ड होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्राई टू कम अप, तो जो वाटर प्रेजेंट है इंटरसेलुलर स्पेसेस में, दे ट्राई टू स्प्रिंकल आउट, समझ में आया? समझ रहे हो? तो ये जो प्रोसेस है दैट इज फोटोलाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग, फोटोन दैट इज पार्टिकल ऑफ लाइट, ठीक है, तो फोटोलाइसिस इज व्हाट, स्प्रिंकलिंग आउट ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, समझ में आया? और वाटर क्या होता है, इसका आयोनिक ब्रेकडाउन होगा, हाउ? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर स्टेट है, ट्राइंग टू गो अप, ठीक है, तो ये जो फोटोलाइसिस के दौरान प्रोसेस में जो वाटर का ब्रेकिंग हुआ, हाउ इट विल बी यूटिलाइज्ड, समझ में आया? ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, और क्या बचा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन है इसका काम होगा फोटो फॉस्फोराइलेशन, चाहते हो तो लिख लो, फोटो फॉस्फोराइलेशन, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी समझ रहे हो, हाई एनर्जी बॉन्ड है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये जो सिंथेसिस ऑफ एटीपी, क्योंकि किसी भी प्रोसेस में एनर्जी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, सो हाउ इट कम्स, थ्रू फोटोफॉस्फोराइलेशन, वही एनिमल में देखोगे तो दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, देख लेना फिर, अभी हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था ना ह्यूमन में, एनिमल में, तो गेनिंग एनर्जी और सिंथेसिस ऑफ एनर्जी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल गो टू ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्लियर? ये वाटर का फेट होता है, कब? ड्यूरिंग फोटोलाइसिस, समझ में आ रहा है? नाउ एवरीवन टेल मी, कोई कंफ्यूजन है, और शुड आई रिपीट और शुड आई प्रोसीड? इतना तक समझ में आ गया?
नो नो क्वेरी। तो ये वाटर का स्प्रिंकलिंग आउट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ब्रेकिंग हुआ इन आयनिक फॉर्म एंड हाउ दिस इज यूटिलाइज। ठीक है, तो अब देखो ये दो रिएक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दैट इज डार्क रिएक्शन। ये आता है डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म। लाइट रिएक्शन इज व्हाट, ऑलवेज लाइट इज रिक्वायर्ड, इसलिए इसको कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इफ यू हैव नॉट रिटन तो फॉर रिवीजन क्लास प्लीज नोट इट डाउन। लाइट रिएक्शन मीन्स लाइट डिपेंडेंट, मतलब बिना लाइट के प्रेजेंस के ये प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है डार्क। तो ऐसा नहीं है कि दैट इज हैपनिंग इन डार्क, नो, फोटोसिंथेसिस है ना, तो लाइट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, लेकिन दे आर नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, डार्क रिएक्शन में whatever product formed during light reaction they will be utilized for dark reaction। वही प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन डार्क रिएक्शन में होता है। समझ में आई बात? यस। अब देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा तुमने, लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। दूसरा है इसमें जो दो प्रोडक्ट बनते हैं, पहला अभी देखा फोटो फॉस्फोराइलेशन, तो क्या होगा ATP, और दूसरा NADPH, निकोटीन डाई। NADP का फुल फॉर्म लिख लेना, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूस्ड, H लगा, H का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं कब, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? और ये दोनों प्रोडक्ट की इंडिपेंडेंट है ना डार्क रिएक्शन, ये दोनों प्रोडक्ट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ये कहाँ होता है, 9th में हमने पढ़ाया था प्लास्टिक, उसमें दो ये था ना, ये कैसा गहना था ना, और ये जो लेयर देख रहे हो यहाँ पे थैलेक्वाइड था। ठीक है, जिसको यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, याद तो होगा नहीं, यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और इसको कहते हैं किचन ऑफ द किचन ऑफ द सेल। तो ये क्या हुआ, सॉलिड, ये ग्रेना, जैसे 10 प्लेट को अरेंज कर दो एंड गेट द साइड व्यू, वैसा ही ये स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, ये हो गया ग्रेना, और ये जो सेमी लिक्विड है स्ट्रोमा। समझ में आया? तो ये लाइट रिएक्शन इट इज ऑलवेज हैपनिंग इन ग्रेना। ठीक है, तो ये तीसरा डिफरेंस हुआ, लाइट रिएक्शंस हैपनिंग इन ग्रेना, डार्क इन स्ट्रोमा। ठीक है, डार्क इन स्ट्रोमा। अब देखो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, राइट द क्वेश्चन ऑल्सो, डिफाइन 3 मार्क्स का, डिफाइन द कैल्विन साइकिल।
ऑफ रिएक्शन और डिफाइन द कैल्विन साइकिल। ठीक है, अब देखो कैल्विन साइकिल में क्या होता है। ये ठीक है, ये जो कैल्विन साइकिल है, कैल्विन ने इसे बताया था। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ, देखिए सिंथेसिस ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन, सिंथेसिस ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज ट्रैप्ड, समझ रहे हो, इट इज ट्रैप्ड, और यहाँ पे स्ट्रोमा में वन एंजाइम इज देयर, RUBP, याद आ रहा है कुछ नहीं, RUBP फुल फॉर्म लिख लो, राइबोलोज बाई फॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो कैल्विन साइकिल है 3 स्टेप्स में इट हैपेंस। पहला सिंथेसिस ऑफ कार्बन, दूसरा कार्बोक्सिलेशन, एंड नेक्स्ट दैट इज रीजनरेशन। चारों में लिख सकते हो, सिंथेसिस ऑफ कार्बन, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन, एंड थर्ड रीजनरेशन। ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किसमें, कैल्विन साइकिल। ठीक है, तो ये क्या है एंजाइम, RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, ये 6 कार्बन एटम कंपाउंड होता है। ठीक है, 5 कार्बन एक्चुअली होता है ये, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ट्रैप हुआ, यहाँ पे RUBP है, सिंथेसिस ऑफ कार्बन हुआ, दैट इज लास्टली फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये एक टर्म में वन मॉलिक्यूल ऑफ, एक कैल्विन साइकिल होगा व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोर। ठीक है, तो वैसे ही 6C6 है ना, 6 इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया, तो ये 3 स्टेप्स है, तो इसमें क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रैप्ड इन स्ट्रोमा एंजाइम RUBP, जो 5 कार्बन एटम कंपाउंड है, दैट इज प्रेजेंट हियर, एंड इन प्रेजेंस ऑफ RUBP दैट कार्बोहाइड्रेट इज सिंथेसाइज्ड। अब जैसे रीजनरेशन का मतलब क्या हो गया, RUBP शुड बी प्रेजेंट देयर, अगर ये एग्जॉस्ट हो गया तो अगेन इट विल बी रीजनरेटेड, क्योंकि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन। समझ में आया, इज इट ऑल क्लियर, तो दिस इज द कैल्विन साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे न्यूट्रिशन इन एनिमल वैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, अब एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लें फिर नेक्स्ट क्लास में। फैक्टर्स affecting note of photosynthesis, factors affecting photosynthesis। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऐसे करके लिखना, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल फैक्टर्स, और इस साइड में लिखोगे इंटरनल फैक्टर्स।
external factor that is light, दूसरा water, third CO2, है ना? और why don't you write internal factor? First chlorophyll, second यहाँ sunlight लिख लेना, कोई बात नहीं. Second, presence of iron and accumulation of product form. क्या product form हुआ? ठीक है, ये दोनों ऐसे लिखो. 5 marks का क्वेश्चन. Write the factors affecting photosynthesis. या पूछा जा सकता है through which factor photosynthesis gets affected. एक ही चीज को वो इसी वे में लिखोगे, एक्सटर्नल और इंटरनल. ठीक है, तो जस्ट सी द लाइट. सबको पता है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. और ड्यूरिंग नून आवर, ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे कि नून आवर्स में सन इज डायरेक्टली ओवरहेड. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट रेज इज मिनिमम इन रिस्पेक्ट ऑफ द मॉर्निंग एंड इवनिंग और आफ्टरनून, है ना? तो व्हेन द सन इज ओवरहेड, सनलाइट, ये एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, अब देखो कि ये जो सनलाइट है व्हेन फॉलिंग ओवरहेड ड्यूरिंग एक्चुअली नून आवर्स में, तो उस समय रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गो हाई. ठीक है, इन कंपैरिजन टू मॉर्निंग एंड आफ्टरनून और इवनिंग आवर्स. ठीक है, और एक 2 marks का क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो लिख लो पॉइंट ऑफ कंपनसेशन. क्वेश्चन भी लिख लो, डिफाइन पॉइंट ऑफ कंपनसेशन. डिफाइन पॉइंट ऑफ कंपनसेशन. अब ये समझ लो, ये है क्या? कंपनसेट, गिव एंड टेक थ्योरी. सपोज आई हैव गिवन यू 1 पेन, तो दिस विल बी इन योर माइंड कि एक पेन हमको भी रिटर्न करना है या उसी के इक्विवेलेंट कोई चीज रिटर्न करना है ना. नॉर्मल पर्सन तो यही सोचेगा ना. तो पॉइंट ऑफ कंपनसेशन का मतलब है कि देखे होंगे ड्यूरिंग वी आवर, वी कहते हैं एकदम मॉर्निंग सनराइज के पहले, तो ड्यूरिंग वी आवर या जब सनलाइट बहुत लाइटली फॉलिंग ऑन द ग्राउंड उस समय, और इवनिंग आवर में सन रेज इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, तो उस टाइम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस gets equalized by rate of respiration. Respiration means expiration, जो हम लोग exhale out करते हैं. ठीक है, तो this is the point of compensation. समझ में आया कि rate of photosynthesis gets equalized with rate of expiration. इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंपनसेशन. ठीक है, अब देखो ये लाइट है, पहले एक्सटर्नल फैक्टर देखें. अगर इसको रब कर दें, अब देखो सपोज अगर एक ग्राफ ड्रॉ करो. ठीक है, यहाँ
गया, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जिसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और पॉइंट ऑफ मैक्स। ये क्या होता है? जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग और ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा, ठीक है, बट वन टाइम विल कम रेट ऑफ इंटेंसिटी, अगर लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो देयर विल बी नो चेंज, नो इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? देख रहे हो इसके बाद क्या होता है, कर्व डाउन जाता है, ठीक है। तो दिस शोज व्हाट, कि व्हेन intensity has reached up to the critical point, ठीक है, then curve has to go down। ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप पढ़ा है कि नहीं? कि when you give any input for any production, it will keep on increasing what to produce, but one time will come point of saturation on that, कि whatever you keep on donating, you keep on giving the inputs, लेकिन the production will be stagnant, उसी को कहते हैं point of saturation। तो यहाँ पे क्या हुआ, critical intensity of light has been increased, लेकिन जो rate of photosynthesis था अब वो slow down, ठीक है। तो दिस शोज व्हाट, कि वो नीचे आए, और ग्रीन लाइट में मिनिमम होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स बैक, ब्लू और रेड में मैक्सिमम। अगेन क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, ठीक है, समझ में आया? अब देखो एक और देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लीफ देखे हो, स्टोमेटल ओपनिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रैप होगा वो किसके थ्रू होगा, स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू। तो सपोज ये लीफ है और कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स एंट्री, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मोर तो क्या होगा, ये स्टोमेटल ओपनिंग ऑब्स्ट्रक्ट होगा ना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटेगा ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो? तो दैट इफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई प्रॉब्लम? देन कम टू वाटर। वाटर एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है क्योंकि वी ऑल नो इट इज एब्सॉर्ब्ड along with mineral by the root hairs and xylem take it to the leaf, ये तो पता है। और लीफ में क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, वहाँ वो स्टोर हो जाता है। जस्ट वैसे ही कि सपोज तुमने इलेबल आइटम्स खरीदा किचन का, मंथली आइटम जिसको कहते हैं, तो क्या वो एट ए टाइम एग्जॉस्ट कर देते हो? नहीं ना, यू स्टोर समवेयर एल्स, स्टोर रूम में या कहीं और ऐसे जगह पे सेफ वे में उसको स्टोर कर देते हो, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू नीड एंड नेसेसिटी यू टेक फ्रॉम देयर एंड यूटिलाइज, यही होता है ना, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट में व्हाट हैपेंस दैट ये जो नीड है, जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ, स्टोर हुआ इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और आउट ऑफ द, ठीक से सुनोगे, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, पता है कितना यूटिलाइज होता है? लेस देन 1% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आया?
एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। इंटरनल में वी हैव सीन दैट क्लोरोफिल, सबको पता है क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल में सब टाइप्स में भी है जो ए टू ई वेरी करता है, बट क्लोरोफिल ए इट नेवर एक्सेप्ट्स लाइट, ये लाइट एक्सेप्ट करके वेस्ट क्लोरोफिल को तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है।